मुरक्कबात की। मुरक्कब की जमा है मुरक्कबात, और मुरक्कब उस दवा को कहते हैं जो चंद अज्जा से मिल करके कोई एक मुरक्कब तरकीब में अमल में आ जाए। मुरक्कब की जो तारीफ है वो लफ्ज़ी तारीफ तो ये है कि जो चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ों से तरकीब पा रही हो वो मुरक्कब कहलाएगी, यानी उसमें एक या एक से ज़्यादा अज्जा या चीज़ें मौजूद हों तो वो मुरक्कब कहलाएंगे। लेकिन इस्तिलाह में एक मफ़हूम इसमें ये भी शामिल है कि मुरक्कब हर उस दवा को कहेंगे जिसमें सैदली अमल हो जाए। सैदली अमल हो जाने के बाद वो दवा मुरक्कब हो जाती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप ये समझिए, कोई सफूफ है, सिर्फ एक सिंगल ड्रग का सफूफ है, तो क्या तब वो सफूफ मुरक्कब कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। वो उस पर सैदली अमल हो गया, अब वो मुरक्कब में शामिल हो गया। जैसे अगर किसी को जो है कोई सफूफ देना है, सफूफ चौबचीनी देनी है, सिंगल दवा का सफूफ है, या और भी कोई दूसरी दवा की मिसाल ले लीजिए, उसमें क्या होगा कि अगर आपने उसको सैदली अमल से गुजार लिया तो वो तरकीब के प्रोसेस से गुजर जाने की वजह से वो मुरक्कब में शामिल हो जाएगा। अज्जा के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे तरकीब की लिहाज से बात करेंगे। और सही बात यह है कि तारीफ में ये बात भी शामिल होनी चाहिए कि अज्जा के साथ साथ उसकी अमली तरकीब को भी शामिल किया जाए, कि अगर दवाओं के अंदर सैदली अमल हो जाने के बाद भी वो दवा मुरक्कब कहलाती है। अब जैसे किसी चीज़ का रोगन निकाल दिया जाए तो वो भी रोगन क्या है, एक मुरक्कब है। तो इस एतबार से अगर हम बात जितने भी रोगनियात हैं हमारी, बहुत सारी एक रोगन एक जुज़ से बनाई जाती हैं, बहुत सारे जितने भी यानी मुरक्कबात में बहुत सारे शरबत ऐसे हैं जो जिसके अज्जा में से सिर्फ दवा के तौर पर सिर्फ एक ही जुज़ है, तो वो शरबत है, शक्कर की वजह से वो शरबत हुआ और वो मुरक्कब में शामिल हुआ। तो ये मामला है। तो खैर मुरक्कब की जमा है मुरक्कबात, तो तारीफ के बारे में हमने बात बता दी आपको। मुरक्कब के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो मुरक्कब बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कुदरती तौर पर मुरक्कब होती हैं, यानी चंद दवाओं का मजमुआ होती हैं, और आम तौर पर उसमें इंसान की तरकीब का दखल नहीं होता। लेकिन जैसे मादनियात दवा है, ये आपका वो ले लीजिए हर्बो मिनरल है, वो क्या कहते हैं, ये जो पहाड़ों पे होती है, ध्यान से निकल रहा है। तो खैर, तो हर्बो मिनरल की वजह से कि हर्ब भी शामिल है और मिनरल भी शामिल है, तो उसकी वजह से वो मुरक्कब कहलाती है। तो ये मुरक्कब तरकीब तबई कहलाएगी जिसमें इंसान का दखल ना हो, कुदरती तौर पर पाया जाए और मुरक्कब की शक्ल में पाया जाए। यानी बहुत सारी अद्विया भी मुरक्कब की शक्ल में पाई जाती हैं। तरकीब सनाई वो होती है जो इंसान बनाता है, खुद से बनाता है, और उसके बनाने की वजह से वो मुरक्कब होती है। जैसे जितने भी डोजेस फॉर्म है हमारी, जिसको असल जो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं इस लेक्चर में या इस सब्जेक्ट में मुरक्कबात में, वो तरकीब सनाई ही की बात करेंगे। तरकीब तबी से ताल्लुक़ हमारा यहाँ पे नहीं है। इस सब्जेक्ट में हमें इस सब्जेक्ट में तरकीब तबी से ताल्लुक़ नहीं, तरकीब सनाई से ताल्लुक़ है हमारा, क्योंकि इंसान की दखल के बाद ही वो मुरक्कब बनती हैं दवा। अब हम बात कर लेते हैं ये बात आपके जहन में होगी ही कि हमारे हिंदुस्तान में 2 मकतब फ़िक्र थी।
مرکب اور مفرد کے علاج کے سلسلے میں. ایک خاندان شریفی ہے یا دہلوی مکتب فکر کہتے ہیں اسے، اور دوسرا یعنی خاندان عزیزی ہے جس کو لکھنوی مکتب فکر کہہ سکتے ہیں آپ، یا اودھ کا کہہ سکتے ہیں. تو عام طور پر جو آپ کا خاندان عزیزی ہے جو لکھنؤ کے خاندان ہے یا اس کے یعنی اطراف کے الہ آباد یا اس کے علاقوں میں جو بڑے اس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے حکماء تھے، وہ مفردات سے علاج کرنا زیادہ راجح قرار دیتے تھے کہ مفردات سے ہی علاج کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ نیچرل سورس ہے اور ضرورت کے مطابق ان دواؤں کو ہم نیچرل فارم میں دیے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کریں. لیکن دہلی والوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں، ہم علاج بالمرکبات کریں گے اور یہ بہتر ہے، چونکہ مفردات کے اندر بعض مرتبہ وہ ضروریات پوری نہیں ہو پاتی ہیں مفردات سے جو مرض کے ازالے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. یہ دو مکتب فکر تھی. لیکن ہم نے جیسا کہ بتایا کہ صیدلی عمل کے بعد جب دوا مرکب ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی مفردات کے بھی نسخے ہوتے ہیں وہ استعمال مرکب کی شکل ہی میں ہوتے ہیں. اب جیسے کوئی نسخہ آپ نے لکھا، مفرد کا نسخہ لکھا، اجزاء مفرد کے لکھے اور اس کو کہا کہ اس کو جوشاندہ پینا ہے، تو جوشاندہ بنا تو وہ مرکب ہو چکا ہے. آپ نے چند دواؤں کا 4 اجزاء کا ایک نسخہ لکھا، کہا کہ اس کو پاؤڈر کر کے کھانا ہے، لکھا مفرد کا نسخہ، لیکن جب وہ پاؤڈر بنے گا تو مرکب ہو جائے گا. تو استعمال کی جہاں تک بات آتی ہے تو مفرد دوا بھی مرکب ہو جاتی ہے. تو یہ فرق آپ کو شاید سمجھ میں بات آ چکی ہے کہ ہم جب بھی کوئی مفرد کا نسخے کی ہم بات کرتے ہیں، خواہ وہ مکتب فکر لکھنؤ کا ہو یا دہلی کا ہو، وہاں پر مرکب کا معاملہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا. ہاں، لکھنے کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لکھنؤ کا مکتب فکر میں لکھنؤ کے نسخے مفرد کے لکھے جاتے تھے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ترکیب ادویہ کی ضرورت کی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ دواؤں کی اصلاح کے لیے کبھی کبھی چونکہ مفرد دواؤں کے اندر مضر اثرات ہوتے ہی ہوتے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو اصلاح کی جائے. جب مصلح شامل کرتے ہیں تو وہ دوا مرکب ہو جاتی ہے. تو کبھی کبھی ترکیب ادویہ کی ضرورت کے اعتبار سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ادویہ ایسے شامل ہو گئی جس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس میں کوئی مصلح دوا شامل کی جاتی. اس کی بحث ابھی آگے آ رہی ہے. دواؤں کے اثرات کو قوی کرنے کے لیے بھی ہوتی، دواؤں کے اثرات کو ضعیف کرنے کے لیے، دواؤں کو سریع النفوذ بنانے کے لیے اور دواؤں کو بطیء النفوذ بنانے کے لیے. سلائڈ چینج ہو رہی ہے نا، پیجز چینج ہو رہے ہیں نا، بتا دیں گے. یس سر، ہو رہی ہے. مرکب امراض کے علاج کے لیے، دواؤں کی حفاظت کے لیے اور دواؤں کی مقدار بڑھانے کے لیے، اور بہت ساری اضافی چیزیں ہیں جو انہی ہیڈنگ کے انڈر میں بھی آ جاتی ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں دواؤں کی اصلاح کے لیے ہم کیوں مرکب کرتے ہیں. سر سریع النفوذ اور طبیع النفوذ کا مطلب ابھی کیا ہوا؟ اس کا ذکر آئے گا، ہے نا. ابھی ایک ایک کر کے ہم سب کو لیں گے، ہے نا. ابھی بتاتے ہیں اس کے بارے میں. یس سر. دواؤں کی اصلاح کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر دوا جو اثر رکھتی ہے وہ مضر اثر بھی رکھتی ہے. کوئی بھی دنیا میں ایسی دوا نہیں ہے جس کے اندر ایفیکیسی ہو اور اس کے اندر مضرت نہ ہو. اب یہ الگ بات ہے کہ جس تیزی کے ساتھ یا جس قدر اس کے اندر ایفیکیسی ہوتی ہے اسی درجے کی اس کے اندر مضرت کا پہلو بھی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری یونانی میں مضرت کے پہلو کو کم سے کم کرنے کی تدابیر بتائی گئی ہیں. جتنے بھی مدبر کی تدابیر ہیں یا اصلاح کی طریقے ہیں وہ سب کس لیے ہیں؟ اسی مضرت کے پہلو کو کم کرنے کے لیے. تو دوا کی اصلاح کی غرض ہے. اب وہ اصلاح اپنی تاثیر سے مفید ہو لیکن دوسرے عضو پر کوئی مضر تاثیر رکھتی ہو. جیسے
اب ایک کوئی دوا ہے سائیڈ افیکٹ والی ہے، ایک جگہ فائدہ ہو رہا ہے، دوسری جگہ اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے کوئی دوسری دوا اس میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اپنے یہاں زیادہ تر مصلحات میں سے یعنی جتنے بھی جو سماغی ادویہ ہیں، جیسے سماغی ادوی ہے، کتیرہ ہے، فلفل سیاہ ہے، اس طرح کے ادویہ کو شامل کرتے ہیں، یا روغن بادام میں اس کو چرب کر لیتے ہیں، یا گھی میں چرب کر لیتے ہیں، یا مکھن کھلا دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اس میں، یا زنجبیل اس کو ملا دیتے ہیں، تو یہ سب مثالیں اس کی پائی جاتی ہیں۔ تو مصلح کے طور پر جو بات ہم کر رہے ہیں، ہمارے خیال سے اس میں بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی مثالیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ مصلح کے طور پر جو دوا شامل کی جاتی ہے تو اس میں کون کون سی ہوگی، جیسے زنجبیل بھی ملاتے ہیں، سمغ بھی ملاتے ہیں، سخمونیا میں کو ملاتے ہیں، ریوان چینی میں ملاتے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ امتحان کے لحاظ سے تھوڑی اہمیت رکھتی ہیں چیزیں۔ جیسے ایلوا کا مزہ خراب ہے، اس کی اصلاح کیسے؟ شہد یا شکر سے کر لیں گے۔ عملتاز ہے، مچھلی کی تیل کی بو تیز ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے عرق گلاب ڈال لیں گے، تو یہ یاد رکھنا ہے۔ اس طرح کے سوالات کبھی بنا دیے جاتے ہیں۔ دوسرا جو فعل ہے دوا کا مرکب کرنے کا، جو دوسری ضرورت ہے، وہ دوا کے اثر کو بڑھانے کے لیے، اس کی ایفیکیسی کو بڑھانے کے لیے، اسی کو دوائے معین کہتے ہیں۔ جیسے ایک دوا ہے، آپ اس سے آپ کوئی فعل لینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ دوا اتنی قوی نہیں ہے کہ وہ پورا فعل انجام دے سکے، تو ضرورت پڑتی ہے کہ اسی جیسی کوئی دوسری دوا اس میں شامل کر دی جائے تاکہ اس کا جو ایکشن ہے وہ پوٹینشیٹ ہو جائے، یعنی وہ قوی ہو جائے اور اس سے وہ فعل حاصل ہو جائے جو آپ کو مطلوبہ فعل ہے۔ اس کی مثالیں یہاں پہ ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ ایسی دوا کو دوائے معین کہتے ہیں۔ اگلی جو چیز ہے دواؤں کے اثر کو ضعیف کرنا۔ کبھی کبھی دوا بہت تیز ہوتی ہے، دوا جیسے سمی ادویہ جتنے بھی ہیں، سمی ادویہ ہیں اس کے اندر حدت زیادہ ہوتی ہے، یا کشتجات جتنے ہیں ان کے اندر کیا وہ تیز ہوتی ہیں، قوی العمل ہوتی ہیں، مقدار کم ہوتی ہے اور اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اس کے افعال زیادہ ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے اثر کو کم کیا جائے۔ چونکہ اثر کے کم کرنے کے پیچھے حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ تیز اثر کی وجہ سے اس کے مضر جو پہلو ہوتا ہے وہ بھی تیز ہوتا ہے، اس سے نقصان کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ ہمیں دوا کو مرض کی قوت کے مطابق دینا چاہیے، ہے نا؟ یہ اصول آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ جس قوت کا مرض ہو اسی قوت کی دوا دینی چاہیے۔ اگر قوت دوا کی اگر ہم کم رکھیں گے تو دوا بے اثر ہو جائے گی، اور اگر قوت دوا کی زیادہ ہو جائے گی تو جو بچی ہوئی قوت ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ ایسے سمجھیں کہ اگر مرض کی قوت تیسرے درجے کی تھی اور آپ نے دوا چوتھے درجے کی دے دی، تو 3 درجہ تو مرض کی کو ازالے میں گزر جائے گا، ایک جو قوت، ایک درجہ جو دوا کا ایک درجہ جو بچ رہا ہے قوت کا، وہ درجہ کہیں نہ کہیں وہ اپنا اثر دکھائے گا اور وہ مضر اثر کے اعتبار سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو دوا کی قوت کا انتخاب جو ہم کریں گے وہ مرض کی قوت کے لحاظ سے کریں گے۔ اسی لیے اطباء نے جس طرح سے مرض کے درجات بتائے ہیں، اسی طرح دواؤں کے درجات بھی بتائے ہیں، دواؤں کے مزاج کے بھی درجات بتائے ہیں۔ اسی کنسپٹ کے اکارڈنگ ہے کہ جس درجے کا مرض ہوگا اسی درجے کی دوا کا انتخاب ہونا چاہیے تاکہ مرض کا ازالہ ہو اور اس کے مضرت سے بچ سکیں۔ تو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ دواؤں کے اثر کو کم کیا جائے، اس کی حدت کو کم کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوا کشتجات میں کہ اس کو مٹی میں گاڑتے ہیں یا بھوسے میں ڈالتے ہیں، کیوں؟ 40 دن کے بعد کھاتے ہیں، اس وجہ سے تاکہ اس کی حدت کم کی جائے۔ ہم نے مثال یہاں پہ مرکبات کی مثال الگ ہوگی۔ تو کبھی کبھی دوا کو اس لیے بھی
मुरक्कब बनाते हैं, मुरक्कब में शामिल करते हैं ताकि वो दवा की क़ुव्वत कम हो जाए। अच्छा, ये दवा की क़ुव्वत की तख़फ़ीफ़ कभी कभी डायरेक्ट होती है और कभी इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस एतबार से कि जैसे इसकी ये बात समझ लीजिए ताकि इसका जिक्र अभी बतीउन नुफूज़ और सरीउन नुफूज़ में भी आएगा। डायरेक्ट इस एतबार से कि दवा काबिज़ है और शदीद कब्ज़ रखता है, अब कोई ऐसी दवा उसमें शामिल कर दें जिसकी वजह से दवा का जो डायरेक्ट फेल है कब्ज़ पैदा करने का, उस डायरेक्ट फेल में ही कमी वाक़ हो जाए, तो ये डायरेक्ट एक्शन में कमी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट एक्शन में कमी ना करके दूसरे फेल को बढ़ा दिया जाए ताकि उसका जो एक्शन वो कम हो जाए। जैसे कब्ज़े की मिसाल दी हमने, तो उसमें क्या करेंगे, कोई मुस्हिल दवा शामिल कर देंगे, तो क्या होगा, ये इनडायरेक्ट वे में उसकी असर को कम करना हुआ कि इस हाल होगा तो क़ुव्वत कब्ज़े की खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो ये इनडायरेक्ट वे में दवा की क़ुव्वत को कम करना हुआ। इसी तरह मुदिर और मुस्हिल का भी मामला है। अगर मुस्हिल हो, इसहाल हो रहा है किसी को, दस्त आ रहे हैं, अगर आपने उसको मुदिर अदविया दे दी तो दस्त में कमी वाक़ हो जाएगी। ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट वे में हुआ। क्यों कि ये दोनों अपोजिट एक्शन वाले हैं, मुदिर अलग है, मुस्हिल अलग है। तबीयत अगर मुस्हिल की तरफ मुतवज्जे रहती है, अगर मुदिर अदविया शामिल कर दी गई तो तबीयत जो है मुदिर की तरफ मुतवज्जे हो जाती है, तो इस हाल का फ़ेल कम हो जाता है। ये उसूल है। इसी तरह जितने मुदिर ज़्यादा इदरार हो रहा है किसी को, तो मुअर्रिक़ अदविया दे देते हैं, पसीने लाने वाली, तो वो अपोजिट एक्शन की बिना पर उसका फ़ेल खुद ब खुद कम हो जाता है। तो दवा के असर को ज़ईफ़ बनाने की मिसालें हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे मुअर्रिक़ात, मुस्हिलात, मुदिर्रात, मुलय्यिनात, उसकी मिसाल दे दी है। दवाओं को सरीउन नुफूज़ बनाना। सरीउन नुफूज़ कहते हैं, सरी अरबी का लफ्ज़ है जिसको कहते हैं तेज़, नुफूज़ कहते हैं अंदर सरायत करने की सलाहियत को। जैसे पेनिट्रेशन होती है, दवा अंदर जाती है, पेनिट्रेट करती है ना, एब्जॉर्ब होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सरीउन नुफूज़ का मतलब यानी क्विक एब्जॉर्प्शन होना उसका दवा का, कि कभी कभी दवा के इंजज़ाब को बढ़ाने के लिए दूसरी दवा को शामिल करते हैं। दवा के इंजज़ाब को यानी उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो। ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जब दवा का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा तभी वो दवा जो है अपना फ़ेल अंजाम दे पाएगी। चूँकि एब्जॉर्प्शन होगा, फिर मेटाबॉलिज़्म होगा, फिर उसका एक्शन ज़ाहिर होगा। तो एब्जॉर्प्शन जितना डिले होगा उतनी ही देर से उसका फ़ेल ज़ाहिर होगा, उसका एक्शन होगा। तो कभी की ज़रूरत को सरीउन नुफूज़ बनाने की ज़रूरत पड़ती है दवाओं को। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि दवाओं को उन अज़ा तक पहुँचाने के लिए किसी ऐसी दवा की ज़रूरत पड़ती है जो उसके नफूज़ को वहाँ तक पहुँचा दे, टारगेट ऑर्गन तक। जैसे डिस्टल ऑर्गन में जितने भी अमराज़ होते हैं, वहाँ पे दवा का गुज़र या वहाँ पे दवा की पहुँच बहुत कम हो पाती है। आमतौर पे मेटाबोलाइज़ होकर के दवा की क़ुव्वत धीरे-धीरे कम होती चली जाती है। जैसे अब किसी को घुटनों में दर्द है, डिस्टल ऑर्गन में है, नीचे टखनों में दर्द है, जोड़ों के बीमारियों में, जोड़ों के दर्दों में जो आमतौर पे दवाएँ देर से असर करती है, उसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ पर दवाओं की जो नफूज़ होता है वो कम होता है। तो ज़रूरत पड़ती है कि किसी ऐसी दवा को उसमें शामिल कर दिया जाए जो असल दवा है, जो बेस है दवा, जो असल दवा है, उसके नफूज़ वहाँ तक पहुँचा दे उसको। जैसे ज़ाफ़रान वग़ैरह की जो शमूलियत होती है आमतौर पर यानी इस गरज से भी की जाती है कि ताकि दवाओं का नफूज़ बढ़ा सके। सिरका है, ज़ाफ़रान है, काफ़ूर है, जितने भी रोगनियात हैं, इस तरह की दूसरी अद्विया दवाओं के नफूज़ को बढ़ाने के लिए शामिल किए जाते हैं। बर्स की बीमारी में आपने देखा होगा
कि सफूफ बर्स को सिरके में मिलाकर लगाते हैं। तो सिरके में मिलाने की गरज यही होती है कि वो सफूफ बर्स के अंदर जो तासीर, दवाई तासीर है, उसकी नफूज को बढ़ा देता है। तो ये क्या हुआ कि दवा को सरीउ नफूज बनाना हो गया। अच्छा, सरीउ नफूज बनाने के पीछे एक हिकमत ये भी है कि दवा को सरीउ नफूज जब होगी, जल्दी उसका जज्ब होगा, जल्दी हजम होगा, जज्ब अब्जॉर्प्शन होगा, तो एक्शन जल्दी आएगा, उसका फेल जल्दी वाक़ई होगा। तो जितने भी ऐसे डोजेस फॉर्म हैं जो लिक्विड हैं, जैसे आपका शरबत है, आपका जो शानदा है, खसानदा है, जुलाल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्विक एब्जॉर्ब होती हैं और उसी तरह से उसके अफ़ाल में भी तेज़ी होती है। जैसे इन्होंने मिसाल दी है कि क़ुव्वत नफूज़ आमतौर पर बढ़ जाए दूसरी दवा को शामिल करने की वजह से, जैसे किसी गलीज़ुल क़िवाम दवा को बतीउन नफूज़ के साथ लतीफ़ चीज़ का शामिल कर देना। अब कोई एक क़वाम है जो गलीज़ है, गलीज़ का मतलब गाढ़ा है, गाढ़ा क़वाम देर से एब्जॉर्ब होगा। आप उसकी मिसाल ऐसी लो, जैसे शहद है, आपका शहद है, शहद गाढ़ा होता है शरबत की तरह। अगर उस शहद को आप माउल अस्ल बना लें, उसके अंदर पानी शामिल करके उसको और पतला कर लें, तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, वो सरीउन नफूज बन जाना हो गया। तो वो एक ऐसा अमल है जो एब्जॉर्प्शन को तेज कर देगा। इसका मतलब वो होगा कि वो जितना बतीउन नफूज पहले था उससे अब वो सरी हो जाएगा, इन कंपेरिजन, पहले के मुकाबले में अब ज्यादा वो जज्ब होगा और ज्यादा सरीउन नफूज हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दवा के बतीउन नफूज को। बतीउन नफूज का मतलब जो एब्जॉर्प्शन, हम किसी दवा को बढ़ा रहे थे, कभी कभी दवा खुद ब खुद तेज एब्जॉर्ब होती है तो उसको कम करने की जरूरत पड़ती है, उसी को बतीउन नफूज कहते हैं। बती बोलते हैं सुस्त कर देना, उसको डिलेड कर देना, डिलेड एब्जॉर्प्शन इसको कह सकते हैं, यानी देर से एब्जॉर्ब होना, दवा देर तक यूं ही पड़ी रहे, एब्जॉर्ब ना हो, तो जाहिर सी बात है जब एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसका एक्शन भी देर से आएगा। और कभी कभी हम तेज दवाओं को देर कर देते हैं ताकि उसकी मजरत से बच सकें। अब उसकी मिसाल समझ लीजिए आप। इस अमल को जिसमें हम दवा के एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं, उस अमल को इब्ताउन नफूस कहते हैं। क्या कहते हैं? इब्ताउन नफूस। ये दो तरह की होती, इब्ताए जाती, इब्ताए अर्जी। ये हमने आपको शुरू में बताया कि एक एक्शन को, यानी किसी भी दवा की कुव्वत को कम करने की जो दो सूरतें हैं, वही दोनों सूरतें यहाँ पे भी हैं। उसको अलग अलग समझिए कैसे। इब्ताए जाती किसे कहेंगे? जैसे किसी दवा में कुव्वत नफूज ज़्यादा है, यानी पेनिट्रेशन की, एब्जॉर्प्शन की सलाहियत ज़्यादा है, जल्दी दवा टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाती है, लेकिन हमें जल्दी नहीं पहुंचाना है। जैसे हम दवा की कोटिंग भी करते हैं इसी गरज से, है ना, दवा एब्जॉर्ब ना हो जल्दी, जैसे कोटिंग ही होती है आमतौर पे। जो एंटेरिक कोटिंग दवाएं होती हैं कि क्या करके आंतों ही में वो घुले, इसी गरज से की जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इस मकसद के लिए भी है ताकि उसका एक्शन, यानी कभी कभी वो मैदे में, यानी अगर डिजॉल्व हो गई तो मैदे में उसका एक्शन ही खत्म हो जाएगा, तो जरूरत पड़ती है कि उसको मैदे में ना घुला करके उसको, अभी ये मीटिंग जो है हमारी 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो फिर से रिज्वाइन कीजिएगा ताकि ये हम बहस पूरी कर लें आज। तो इब्ताई ज़ाती उसे कहते हैं कि जिसमें क़ुव्वत नफूज़ ज़्यादा होता है, उसको कम करने के लिए कोई ऐसी दवा शरीक किया जाए जो डायरेक्ट दवा के इंजेज़ाब को कम कर दे, डायरेक्ट दवा के इंजेज़ाब को कम कर दे। जैसे काफूर की मिसाल इन्होंने दी है
कि काफूर सरीउल नफूस दवा के साथ रोगन बेद इंजीर शामिल कर दी जाए, तो क्या होगा? रोगन बेद इंजीर जो है, जो काफूर के अंदर एब्जॉर्प्शन की सलाहियत ज़्यादा है, उसकी सलाहियत को वो कम कर देती है। दूसरा ये डायरेक्ट एक्शन हो गया। इनडायरेक्ट वाली मिसाल भी हमने दी थी, जैसे अगर कोई मुश्किल दवा है तो उसको कम करने की एक सूरत तो ये हो सकती है कि डायरेक्ट उस मुश्किल की कुव्वत को कम कर दिया जाए, और दूसरा इब्ताए अर्जी उसको कहेंगे जो इनडायरेक्ट वो में उसके नफूज को कम करे, उसके नफूस को बती करे, सुस्त करे, कम करे। जैसे मुश्किल दवा को कम कर, मुश्किल एक्शन को कम करने के लिए हम कोई मुदीर दवा दे दें, या मुदीर दवा के एक्शन को कम करने के लिए कोई मुआर्रिक अदविया दे दें जो पसीने लाने वाली दवा होती है। तो दोनों का एक्शन अलग अलग है। इसकी वजह से, दोनों का एक्शन अलग होने की वजह से, मुतजाद होने की वजह से, एंटागोनिस्ट होने की वजह से वो दवाएं एक दूसरे के लिए मुखालिफ हो जाती हैं और एक्शन दोनों का कम हो जाता है। तो दवा का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाएगा। वहां पे डायरेक्ट वे में हो रहा था कि रोगन बेद इंजीर शामिल कर दें, और यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में। जैसे उसकी मिसाल ये देखिए, इस्तिफराग दूसरे इस्तिफराग के अमल को सुस्त कर देता है। एक इस्तिफराग दूसरे इस्तिफराग के अमल को सुस्त कर देता है। जैसे मुद्रिबोल दवा अगर मुआर्रिक के साथ शरीक कर दी जाए तो तारीख के अमल में सुस्ती और रुकावट आ जाती है। ये मिसाल हम समझा चुके हैं आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सवाल कर रहे थे बतियुन नफूस सरीउन नफूस क्लियर हो गया उन्हें? मुरक्कब अमराज के लिए ये तो बहुत कॉमन है कि बहुत सारे मुरक्कबात की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी कि जब अमराज चंद बीमारियों का मजमुआ लेकर के मरीज जब आता है तो फिर ज़रूरत पड़ती है कि उसको अलग एक मुफ्रद दवा से नहीं, मुरक्कब दवा से इलाज किया जाए जो तमाम बीमारियों को अहाता कर ले। दवाओं की हिफाजत के लिए ये बहुत अहम बात है। आमतौर पर लोग इस पर तवज्जो नहीं देते हैं कि कभी कभी दवा को मुरक्कब इसलिए भी करते हैं कि दवा की हिफाजत हो जाए। जैसे एक मुरक्कब तो वो हुआ जैसे क़िवाम में बना लेना, शहद में, वो अलग बात है। लेकिन कभी कभी दवा के कुछ अज्जा भी ऐसे शामिल किए जाते हैं जो दवा की हिफाजत करते हैं। ख़ासतौर से जो बड़े मुरक्कबात हैं जैसे तिरियाक़ात हैं, तिरियाक वगैरह है, तो इसको मुरक्कब इसीलिए बनाया जाता है। तिरियाक में अफ्यून डालते हैं। अफ्यून जो तिरियाक में डाला जाता है उसकी एक गरज उस मुरक्कब की मुद्दत हयात को बढ़ाना भी होता है। तो दवाओं की हिफाजत के लिए भी अज्जा शामिल किए जाते हैं। शहद का मकसद भी यही था। आजकल शक्कर से हम वो काम लेते हैं, मुरब्बजात भी हम इसीलिए बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें दवाओं की हिफाजत के लिए हैं। कभी कभी दवाओं के मकदार बढ़ाने के लिए भी हम मुरक्कब बनाते हैं कि एक दवा इतनी तेज़ है, सम्मी दवा है, उसकी मकदार मिलीग्राम में है। मिलीग्राम किसी आम इंसान के लिए उसका डोज लेना बड़ा मुश्किल है। जैसे कुछ तजात है, कहेंगे एक चावल खाना है, एक चावल उठाना कितना मुश्किल काम है। तो ज़रूरत पड़ती है कि उसको, उसके मकदार को, उसके अंदर कोई ऐसी दवा शामिल करके जो इनर्ट हो। इनर्ट का मतलब फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव हो, है ना, उसके अंदर अपना कोई एक्शन ना हो, तो वो उसके साथ शामिल कर दी जाए और उसकी मकदार खुराक बढ़ जाए। जैसे आजकल टैबलेट बनाई जा रही हैं ना, कुश्ता जात के जितने भी मार्केट में कुश्ते आ रहे हैं उसके टैबलेट की शक्ल में आने लगे हैं। तो टैबलेट की शक्ल में इसी गरज से आ रहे हैं कि उसमें फिलर डाल देते हैं। फिलर का मतलब ये होता है कि उसकी मकदार को बढ़ाने के लिए अब 15 मिलीग्राम की कोई टैबलेट तो बन नहीं सकती, कम से कम 100 मिलीग्राम या 150-200 मिलीग्राम की टैबलेट बनती है कम से। तो 200 मिलीग्राम के टैबलेट बनाने के लिए एक दवा जो 15 मिलीग्राम डोज है, 185 मिलीग्राम अलग से कोई दवा शामिल करनी पड़ेगी, तभी तो 200 मिलीग्राम की टैबलेट बनेगी।
इसी लिहाज से इसीलिए दवा की मकदार को बढ़ाने के लिए कोई दूसरी दवा शामिल करते हैं। इस गरज से भी दवा को मुरक्कब करने की ज़रूरत पेश आती है। नशास्ता है, अपनी यूनानी में शक्कर है या अपने शहद वगैरह की मिसाल भी ऐसी दी जाती है। क़राबदीन की हम बात कर लें। उसके बाद क़राबदीन आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि क़राबदीन उसे कहते हैं जिसमें मुरक्कबात का जिक्र हो, पूरी तफसीलात हो और वो उसको सरकारी हैसियत हासिल। ये जो बात है सरकारी हैसियत की, वो क़राबदीन की नहीं है, फार्माकोपिया की है। ये फार्माकोपिया के लिए ये बात दुरुस्त है। अच्छा, क़राबदीन का जो इंग्लिश तर्जुमा है आमतौर पर उसका फार्माकोपिया कहते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बारीक फ़र्क है जो आपको समझ लेना चाहिए कि क़राबदीन का तर्जुमा फार्माकोपिया तो कर देते हैं, लेकिन सही मानों में सही तर्जुमा उसका नहीं है। सही तर्जुमा उसका नहीं, क्यों? इसलिए कि फार्माकोपिया जो होता है, जो आजकल फार्माकोपिया जिस मफ़हूम में इस्तेमाल होता है, वो वाकई वो किताब है जो सरकारी हैसियत जिसको हासिल होती है। अब हमारी हज़ारों क़राबदीन हैं, उनमें से ज़्यादातर क़राबदीन को सरकारी हैसियत हासिल नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी हो जाती है कि हर क़राबदीन सरकारी हैसियत हासिल हो, नहीं कह सकते ऐसा। हाँ, बाज़ क़राबदीन हैं जिनको सरकारी हैसियत हासिल है, लेकिन सारे क़राबदीन को सरकारी हैसियत हासिल हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हर फार्माकोपिया सरकारी हैसियत का हामिल होता है, ये सही है। तो बस ये बारीकी आप समझ लीजिए कि हर क़राबदीन को सरकारी हैसियत हासिल नहीं होती। बाज़ क़राबदीन हैं जो अप्रूव्ड हैं, उन्हीं को सरकारी हैसियत हासिल है, लेकिन जितने भी फार्माकोपिया हैं वो सब सरकार की तरफ से ही पब्लिश होती हैं और उनको सरकार की तरफ से अप्रूवल मिलता है। तो क़राबदीन एक ऐसी किताब होती है जिसमें तमाम तरह की यानी उसके अंदर तफसीलात होती है जो मुरक्कब के लिए ज़रूरी है। उसके अज्जा क्या हैं, उसका नाम क्यों रखा गया, उसके अफ़ाल क्या है, उसके इस्तेमालात क्या हैं, मक़दार ख़ुराक क्या है ना, कैसी तरकीब होगी, कैसे बनाएंगे उसको, सारी तफसीलात बताई जाती हैं। इसीलिए एक ऐसा मजमुआ जिसके अंदर मुरक्कबात की तमाम तफसीलात मज़कूर हों, वो क़राबदीन कहलाती है। हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 14 किताबों के बारे में पढ़ा दिया है, उसकी लिस्ट भी हमने शेयर कर दी थी। वो 14 किताबें आप याद रखिएगा जो फर्स्ट शेड्यूल की थी, है ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की फर्स्ट शेड्यूल की जो 14 किताबें थी वो आप याद रखिए उसको, ताकि अगले क्लास से हम मुरक्कबात पे बात शुरू कर दें।